नीतीश कुमार की राजनीतिक कलाबाजी। बिहार में श्रीकांत त्यागी के समाज और उनके जात के द्वारा उनकी वुमेन विक्टिम पर हमला। श्रीलंका ने भारत पर छुरा घोंपा। राजनीति में लॉयल्टी कभी परमानेंट रहती नहीं, और वैसे लोग जो हमेशा अपनी लॉयल्टी चेंज करते रहते हैं, वो ऐसा देखा गया है कि राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सफल होते हैं। और जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 3 दशक के राजनीतिक करियर में इतनी कलाबाजी उन्होंने दिखाई है कि ये सिद्ध करता है, ये साबित करता है कि जो राजनीतिक विश्वसनीयता है, किसी के प्रति लॉयल्टी है, किसी पार्टी के प्रति कमिटमेंट है, इसमें उनकी कोई खासा दिलचस्पी नहीं है। अपने आप को वो खुला रखते हैं, सारे ऑप्शन ओपन रखते हैं, समय रहते हुए, मौके को देखते हुए, और एक तरह से कहें तो अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अपने निर्णय को वो लेते हैं। इस पर आज के दिन में इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और डेक्कन हेरल्ड ने तीनों ने 2024 के मद्देनजर बिहार के घटनाक्रम पर एक बार फिर से संपादकीय लिखी है। ये हमारे पाठक और हमारे सुनने वाले जानते हैं कि नीतीश कुमार कुर्मी जात से आते हैं बिहार में, जिसकी जनसंख्या में, राज्य की जनसंख्या में भागीदारी बहुत ही कम है। उनकी संख्या बहुत ही कम है, फिर भी वो पिछले 17 साल से लगभग अगर देख लें तो बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के जात की जो इक्वेशन है, उस पर नीतीश कुमार का एक कह सकते हैं कि अपने आप को उन्होंने एक तुरुप का पत्ता के रूप में साबित किया हुआ है, जिसके वजह से 2 ध्रुव जो बिहार के राजनीति में है, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरा राष्ट्रीय जनता पार्टी, दोनों को ही वो स्विच अपने मन हिसाब से जब भी चाहा उन्होंने किया। ये हमने पिछले 17 साल में देखा है। अगर इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस ने अब ये माना है कि हिंदी हार्टलैंड, अगर आपने हिंदी भाषी क्षेत्र अगर आप देखेंगे देश में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का अब कोई साथी रह नहीं गया। जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड ही एकमात्र साथी था। एक छोटा सा पार्टी आप मान सकते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके करीबन 6 एमपी लोकसभा में हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो नाम मात्र का भी कोई इनका साथी है नहीं। तो एक तरह से इंडियन एक्सप्रेस ने ये याद दिलाया है कि बीजेपी के साथ लगने वाले जो भी दल होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना का जो हश्र हुआ, उनको वो चीजें याद दिलाती है, और कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व से वो घबराए हुए हैं। और अब बीजेपी के पास कोई दोस्त बचा नहीं। जो आप कहेंगे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका नेतृत्व बीजेपी करता है, उसमें अगर आप ढूंढेंगे तो बीजेपी के पास साथी की बहुत बड़ी कमी है। इस परिप्रेक्ष्य में इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी संपादकीय लिखी है, और कहीं न कहीं इशारा 2024 का है। अगर भाजपा को 272 का आंकड़ा नहीं मिलता है लोकसभा में, तब बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सरकार बनाना। कहीं न कहीं इंडियन एक्सप्रेस इस बात की तरफ इशारा करता है। हिंदू कहता है कि नीतीश कुमार का की जो कर्तव्यबाजी है बिहार के राजनीति में, इसका किस तरह से वहाँ के जो मतदाता हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। और हिंदू मानता है कि नीतीश कुमार के लिए अपने मतदाताओं को समझाना कि अब वो तेजस्वी यादव के साथ सरकार चलाएंगे, ये उनके लिए मुश्किल पड़ेगा। ये हिंदू का कहना है, और हिंदू कहता है कि 2024 अभी दूर है, अभी उसमें काफ़ी समय है। और नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी करना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि ये कब क्या करेंगे ये किसी को भी नहीं पता। तो इसलिए ऐसे में हिंदू कहता है कि जदयू और आरजेडी किस तरह के सिग्नल्स देते हैं 2024 से पहले, उसको बारीकी से देखना पड़ेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया इसी बहस को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि राज्यों में जो चुनावों की जो आउटकम्स आ रही हैं, उसके देश के राजनीति पर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया का ये मानना है कि बीजेपी का जो वर्चस्व राज्यों में था, वो कम होता हुआ दिख रहा है।
श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने आखिर में पकड़ ही लिया। मेरठ के आसपास वो भाग रहे थे और वहां से नोएडा की पुलिस ने उनको गिरफ्तार करा। अब ऐसे में पायनियर ने अपनी एक संपादकीय लिखी है कि त्यागी समुदाय ने आरोप लगाया है उस महिला के ऊपर जिसको श्रीकांत त्यागी ने गाली गलौज करा था और जिसको धक्का मुक्का मारा किया था। उसको त्यागी समाज कह रहा है कि ये जो महिला है वो त्यागी समाज के खिलाफ है। अब ये ऐसा आरोप पायनियर कोर्ट कर रहा है। किसी एक जगह पर त्यागी समाज की मीटिंग हुई थी और वहां पर ऐसा हमला इस महिला के ऊपर में किया गया। ऐसे में ये बड़ी अचरज की बात है कि इस तरह का हमला एक महिला के ऊपर क्यों किया जा रहा है। और पायनियर ने 1951 की एक किताब जो द रेबल के नाम से जाना जाता है, जो नोबेल प्राइज लिटरेचर में जिन्होंने लिया था, एल्बर्ट कैमस, उनके द्वारा लिखी गई है। और उसका उदाहरण देते हुए पायनियर कहता है कि उस किताब में जैसे उन्होंने कहा था कि विक्टिम्स जो पीड़ित है उसको अपनी मासूमियत, अपने इनोसेंस को सिद्ध करना पड़ता है, को प्रूव करना पड़ता है ऐसे माहौल में, जहां ऐसे तत्व जो जैसे हमारे श्रीकांत त्यागी हैं, एक गुंडे मवाली जिनको कहीं ना कहीं बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त होता है और अपने आस पड़ोस में धाक वो जमा करके रखते हैं। ऐसे माहौल में जो एक तरह से कहें कि इनोसेंट लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनको अपनी इनोसेंस को प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। वैसा ही उस महिला के द्वारा देखा जा रहा है। निश्चित रूप से वो महिला बहुत ही बहादुर महिला थी। उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि वो अपने सोसाइटी के लिए खड़ी हुई थी और उसकी वजह से उनके साथ ये हुआ। पायनियर सवाल करता है कि श्रीकांत त्यागी के प्रति उनके त्यागी समाज की इतनी सिंपैथी है क्यों? आखिर उन्होंने क्या हासिल किया है? क्या वो एक बहुत बड़े फिलांथ्रोपिस्ट हैं? क्या वो बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं? या कोई बहुत बड़े वॉर हीरो हैं? उन्होंने कोई जंग जीत करके वो आए हैं, या बहुत मशहूर क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, या बहुत बड़ा बिजनेस के एक्टिविटी में अपना नाम करा? आखिर किया क्या है श्रीकांत त्यागी जो त्यागी समाज उनके प्रति संवेदना रख रहा है? तो कहीं ना कहीं ये समाज की जो मोरल दिवालियापन है, जो नैतिक दिवालियापन है, मौलिक विषयों पर दिवालियापन है, उसका परिचायक है। श्रीलंका ने भारत के पीठ में छुरा घोंपा। जिस तरह से चाइना का जो जासूसी जहाज श्रीलंका के हम्बनतोटा बंदरगाह पर आने की कवायद कर रहा था, जिसको कि भारत के काफी दबाव में आने के बाद उसे टाला गया है। ये आप जानकर रखे हैं, उसके आने की चीज को कैंसिल नहीं किया गया है, बस तिथि को टाला गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं श्रीलंका में जो गोटाबाया राजपक्षे जो इनके राष्ट्रपति थे और जो भाग खड़े हुए देश से और अभी सिंगापुर में हैं, एक तरह से हम माने कि वो चाइनीज एजेंट ही थे। उनका वर्चस्व श्रीलंका के राजनीति पर अब भी कायम है और कहीं ना कहीं उनके इशारे पर वहां की सरकारें काम कर रही है। और ऐसे में श्रीलंका का ऐसा काम करना बहुत ही निराशाजनक है। इसमें याद करने की जरूरत है कि जब श्रीलंका भुखमरी के कगार पे पहुंच गया, वित्तीय रूप से दिवालिया हो गया और जो मानवीय संकट आया, वैसे में भारत ने 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद श्रीलंका को पहुंचाई। और वैसे हालात में चाइना ने महज 73 मिलियन डॉलर का ही मदद पहुंचाया। ऐसे में श्रीलंका की ऐसे हरकत निश्चित रूप से निराशा की वजह है। जो जासूसी जहाज है वो युआन वांग 5 है, जो कि 750 किलोमीटर तक जासूसी कर सकता है। दक्षिणी राज्यों में भारत के काफ़ी डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी वो जासूसी कर सकता है। और साथ में हमने देखा कि एक पाकिस्तानी नेवी का भी, आर्मी का जहाज पनडुब्बी उधर उसी पानी में आसपास कहीं घूम रहा था। तो कहीं ना कहीं चाइना, पाकिस्तान और श्रीलंका की जुगलबंदी भारत के खिलाफ ऐसा होता हुआ दिख रहा था। आज के संपादक की समीक्षा में बस इतना ही। अपना फीडबैक हमें कमेंट में देख करके बताएं। लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एनकरेज भी करें। धन्यवाद।